नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की 39 नगर पालिकाओं और 39 नगर पंचायतों में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। महापौर के प्रत्याशियों की सूची शनिवार यानी आज जारी की जाएगी। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने पत्र जारी कर बताया कि पार्टी ने नगर पालिका और नगर पंचायत प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। नगर पालिका और पंचायत के बाद शीघ्र ही नगर क्षेत्र की सूची जारी की जाएगी। शनिवार को केंद्रीय नेतृत्व की संस्तुति के बाद महापौर के प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। इससे पहले बुधवार को प्रदेश पार्टी कार्यालय में गढ़वाल क्षेत्र के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष, सभासद और पार्षद पदों के लिए तैयार किए गए पैनलों पर बारी बारी से विचार विमर्श हुआ। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने जिला टोली कमेटियों में शामिल जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, क्षेत्रों के विधायकों और पर्यवेक्षकों और 2022 में चुनाव हारे प्रत्याशियों के साथ एक एक नाम पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की 39 नगर पालिकाओं और 39 नगर पंचायतों में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। महापौर के प्रत्याशियों की सूची शनिवार यानी आज जारी की जाएगी। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने पत्र जारी कर बताया कि पार्टी ने नगर पालिका और नगर पंचायत प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। नगर पालिका और पंचायत के बाद शीघ्र ही निगम क्षेत्र की सूची भी जारी की जाएगी। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, कितनी आश्वस्त लग रही है भाजपा इन प्रत्याशियों की जीत को लेकर? पहली सूची जारी करी है तो भाजपा पहले से कह रही है कि हम पूरे अस्वस्थ हैं और पूरी कि हमारी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और राज्य में उसको लेकर लगातार ये है तरीके से आज तक जीत के आए हैं उसी तरीके चुनाव देंगे। और सारी पंचायत, क्योंकि लगातार चुनाव को लेकर मंथन चल रहा था और बड़े मंथन के बाद लगभग कई दिनों के मंथन के बाद, चाहे केंद्र की बात करूं चाहे राज्य की बात करूं, सभी से मंथन के बाद ही कल सूची जारी की गई है। और इस सूची में वो नाम है जिनका की मतलब ये था कि बहुत मतलब एक एक करके छटाई करके रिपोर्ट लेके तब जाके जो है इन लोगों को मैदान में उतारा। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सतीश। दोराहाट नगर पंचायत चुनाव के लिए 27 दिसंबर को नामांकन पत्रों की बिक्री तहसील दोराहाट में की गई, जिसमें पहले ही दिन अध्यक्ष पद के लिए 4 नामांकन पत्र खरीदे गए, जबकि वार्ड सभासद के लिए 12 नामांकन पत्रों की खरीद हुई। बता दें कि दोराहाट नगर पंचायत सीट पहले सामान्य महिला थी, फिर अनुसूचित महिला आरक्षित कर दी गई, जिससे सामान्य वर्ग के उम्मीदवार काफी मायूस नजर आ रहे हैं। अब वही सामान्य वर्ग के उम्मीदवार अपनी गोटी बिठाने के लिए मोहरों की तलाश भी करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उनके इशारों पर काम करें। इधर नगर पंचायत दोराहाट के चुनाव में आरओ उप जिला अधिकारी सल्ट रिंकू बिष्ट ने बताया कि प्रशासन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रशासन चुनाव को निर्भीक और निष्पक्ष तथा पारदर्शी बनाने के लिए कटिबद्ध है। सभी बूथों पर निरीक्षण कर लिया गया है। नगर में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति गड़बड़ी करता पाया गया तो उसके लिए वह खुद जिम्मेदार होगा। रानीखेत चिलिया नौला नगर पालिका के अध्यक्ष और सभासदों के पद के लिए शुक्रवार से संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत कार्यालय में नामांकन शुरू हो गया है, जो कि 30 दिसंबर तक प्रत्याशी संयुक्त मजिस्ट्रेट कार्यालय में आकर अपना नामांकन करेंगे। बता दें कि 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक नामांकन पत्रों की जांच और 2 जनवरी को नाम वापसी का समय है, जिसके बाद 23 जनवरी को मतदान तो 25 जनवरी को मतगणना होगी। वहीं निर्वाचन विभाग ने निर्वाचन संबंधित अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जहां आज प्रथम दिन अध्यक्ष पद के लिए 7 उम्मीदवारों ने 10 फॉर्म और 11 सभासद उम्मीदवारों ने 14 फॉर्म खरीदे हैं।
हमारे संवाददाता बलवंत रावत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बलवंत, सियासी माहौल कैसा है चुनाव को लेकर? दोनों पार्टियों की क्या तैयारी है? माधवी, आपको बता दें कि अभी सियासी माहौल यहाँ बहुत गर्म है। पार्टी ने कल ही बीजेपी ने अपना उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए नामित किया है, जो कि प्रकाश मदन सिंह कुमार हैं। और वहीं कल जो प्रथम दिन 7 उम्मीदवारों ने 10 फॉर्म खरीदे अध्यक्ष पद के लिए, और 11 उम्मीदवार जो सभासद के लिए उन्होंने 14 फॉर्म खरीदे हैं, जिससे कि सरगर्मियां और तेज होगी। अभी कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि शाम तक उनका भी कैंडिडेट घोषित हो जाएगा। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। भाजपा दिनेशपुर मंडल के महामंत्री सतीश चुग ने अपने समर्थकों के साथ क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भावुक मन से सतीश चुग ने कहा कि गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे मेरी राजनीति हत्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए हमेशा दिन रात मैं कार्य करता रहता हूं। 5 साल से पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी से आदेश लेकर नगर पंचायत गूलर भोज के अध्यक्ष पद के लिए तैयारी करता रहा। आज विधायक अरविंद पांडे के द्वारा पार्टी से मेरे लिए टिकट न मांगकर संजीव भटेजा के लिए टिकट मांग रहे हैं, जबकि संजीव भटेजा हमेशा पार्टी में रहकर कांग्रेस के लिए काम करते हैं। आपको बता दें कि अब भाजपा के अंदर ही आपसी रंजिशें नजर आ रही हैं। भाजपा दिनेशपुर मंडल के महामंत्री सतीश चुग ने अपने समर्थकों के साथ क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे पर गंभीर आरोप लगा दिया है। भावुक मन से सतीश चुग ने कहा कि गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे मेरी राजनीति हत्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए हमेशा मैं दिन रात कार्य करता हूं। 5 साल से पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी से आदेश लेकर नगर पंचायत गूलर भोज के अध्यक्ष पद के लिए तैयारी करता रहा। आज विधायक अरविंद पांडे के द्वारा पार्टी से मेरे लिए टिकट न मांगकर संजीव भटेजा के लिए टिकट मांग रहे हैं, जबकि संजीव भटेजा हमेशा पार्टी में रहकर कांग्रेस के लिए ही कार्य करते हैं। हमारे संवाददाता काजल राय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। काजल, बीजेपी के अंदर ही आंतरिक कलह मची हुई है। दावेदार ही विधायक पर आरोप लगा रहे हैं कि वो राजनीति हत्या कर देना चाहते हैं। इस आपसी रंजिश का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? चाहूंगा कल शाम जो है भाजपा के दिनेशपुर मंडल महामंत्री सतीश चुग जो अपने ही विधायक के ऊपर आरोप लगाया कि मेरे जो है राजनीति जीवन की हत्या करना चाहते हैं, और उनकी पत्नी ने भी ये आरोप लगाया कि हमारे जान मान का खतरा भी है। ऐसा अगर देखा जाए तो गुलरभुज नगर पंचायत क्षेत्र जो क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे का घर भी वहीं मौजूद है, तो जो है यहाँ इस तरीके की राजनीति चल रही है कि भाजपा को भारी नुकसान हो सकता है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद काजल। हरिद्वार पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी कंबल वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। फेरूपुर में ग्रामीण कल्याण समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 22 गांव के 700 परिवारों को कंबल बांटे गए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने गरीबों की सहायता के कामों के लिए ग्रामीण कल्याण समिति के कार्यों की सराहना की। गणेश जोशी ने कहा कि दूसरों की सहायता करने से मन को संतुष्टि मिलती है। इस तरह के कार्यों से समाज के अन्य लोगों को भी दूसरों की सहायता करने की प्रेरणा मिलती है। पौड़ी जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। नए साल के जश्न के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर मुस्तैद होकर ओवरलोडिंग और नशे में धुत होकर वाहन चलाने वाले चालकों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस साल पुलिस 1300 वाहनों को ओवर स्पीड और ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में सीज कर चुकी है। पुलिस ने ओवर स्पीड और स्टंट दिखाने वाले जबकि 1500 से अधिक वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं, जबकि कई वाहन चालकों के यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालानी कार्यवाही की जा चुकी है। एसएसपी ने बताया कि पुलिस सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है।
उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही के चलते राजकीय अस्पतालों में तैनात 158 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि ये सभी डॉक्टर लंबे समय से बिना सूचना के अनुपस्थित थे। उन्होंने इस कार्यवाही को मंजूरी देकर स्वास्थ्य विभाग में अनुशासन लाने का बड़ा संदेश दिया है। बर्खास्त किए गए 158 डॉक्टरों में से 60 ने कभी अपनी नौकरी ज्वाइन ही नहीं की थी, जबकि 59 बिना बताए गैर हाजिर थे। 39 डॉक्टर इनमें से ऐसे हैं जो प्रशिक्षण अवधि से ही गायब चल रहे थे। इस लापरवाही का सबसे ज्यादा असर दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के मरीजों पर पड़ रहा था, जिन्हें इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था। हल्द्वानी के गौलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेलों की मशाल और खेल विभाग के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य, लाल कुआं और भीमताल के विधायक सहित खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है। इसलिए आम जनता के सहयोग से इस खेल को उत्सव बनाने का कार्य किया जाएगा। संकल्प से शिखर तक इन आयोजनों को पहुंचाने में आम जनता की सहभागिता रही है और आम जनता की सहभागिता की जरूरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खेल की मशाल युवाओं के हाथ में रहेगी और इस राष्ट्रीय खेल से उत्तराखंड के खिलाड़ियों को वैश्विक पटल पर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में विभिन्न खेल स्पर्धाओं का आयोजन होना है। सबसे अधिक आयोजन राजधानी देहरादून में होंगे। इसको लेकर खेल विभाग अपने स्तर से सभी तैयारियों को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। वहीं देहरादून के डीएम सविन बंसल ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने अपने विभाग के सभी कार्यों को 1 सप्ताह के अंदर दुरुस्त कर लें। उन्होंने कहा कि विद्युत आपूर्ति के लिए बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी, पेयजल, पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस सहित तमाम विभाग ऐसे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को कहा गया है कि व्यवस्थाओं को समय से दुरुस्त कर लिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकांश खेल स्पर्धाओं का आयोजन देहरादून में ही होना है। ऐसे में यहाँ पर अधिक संख्या में खिलाड़ी, कोच और उनसे जुड़े विभिन्न लोग मौजूद रहेंगे। 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलने वाले विंटर लाइन कार्निवल का लाइब्रेरी चौक पर जिला अधिकारी सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने बलून उड़ाकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने नगरपालिका द्वारा संचालित पशु वाहन, गोल्फ कार्ट, शटल सेवा वाहन, विद्युत वाहन के साथ ही लोकल बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मॉल रोड स्थित फूड फेस्टिवल का भी उन्होंने उद्घाटन किया। गांधी चौक पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विंटर कार्निवल ध्वज फहराया। इस मौके पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि विंटर लाइन कार्निवल से जहां पर्यटकों के लिए मनोरंजन होगा, वहीं इससे शहर के व्यापार में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि विंटर लाइन कार्निवल में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही साहसिक खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। चकराता ट्यूड़ी मोटर मार्ग पर लोखंडी के पास बड़ा हादसा हो गया। यहां एक कार 200 मीटर गहराई में जाकर गिर गई। खाई में जाकर के कार गिरी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हुए हैं। कार सवार घायलों को खाई से बाहर निकालकर लाया गया है। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए चकराता सीएचसी ले जाया गया। दरअसल चकराता से 5 पर्यटक लोखंडी घूमने आए थे। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। कार में 5 लोग सवार थे। इनमें 3 युवक और 2 युवतियां थी। कार दुर्घटनाग्रस्त होते ही स्थानीय लोगों ने राजस्व पुलिस और एसडीआरएफ को सूचना दी। मौके पर पहुंचे राजस्व विभाग के क्षेत्रीय पटवारी अनिल चौहान और स्थानीय लोगों की मदद से खाई से गंभीर हालत में 5 पर्यटकों को बाहर निकाल लिया गया है। इसके बाद उन्हें 108 एम्बुलेंस और तहसील के वाहनों से सीएचसी चकराता पहुंचाया गया। अस्पताल के डॉक्टर ने एक युवक करण रावत को मृत घोषित कर दिया है। 2 युवतियों और 2 युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद सीएचसी चकराता
डॉक्टर ने गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर में रेफर कर दिया है। राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट आ गई है। ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोग अपने घरों में कैद हैं, बाहर निकलना मुहाल है। सड़क किनारे ठंड से बचने को लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि बर्फबारी के बीच अब देहरादून में काफी बारिश हुई है और तापमान में भारी गिरावट आ गई है। ठंड ने लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। लोग अब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और अपने ही घरों में कैद हो गए हैं। उनका बाहर निकलना मुहाल हो गया है। सड़क किनारे ठंड से बचने के लिए अब लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिख रहे हैं। चक्राता के लोखंडी में बीते 2 दिनों से ज्यादा बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिससे पर्यटक के चेहरे खिल उठे हैं, लेकिन आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों के लिए अब बर्फबारी मुसीबत बनती जा रही है, जिसके चलते अब सड़कों पर वाहनों को चलाना मुश्किल हो रहा है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर चढ़ चुकी है, जिस कारण वाहनों के टायर स्लिप हो रहे हैं। पर्यटक अपनी गाड़ियों को भारी बर्फबारी में हाथों से ढकेलकर साइड में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग जान हथेली पर रखकर चक्राता लोखंडी घूमने निकल रहे हैं, लेकिन अब बारिश की तरह बर्फ कहीं न कहीं लोगों के लिए मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।